साहित्य के पाठकों को मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। हम रूप तिल्ली की कथा उपन्यास के 5वें वीडियो में प्रवेश करते हैं और इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें कई महिला पात्र हैं, कई पुरुष पात्र हैं, कई प्रमुख पात्र हैं तो कई गौण पात्र हैं। लेकिन ऐसी नायिका, हालांकि उपन्यास के शुरुआत में उपन्यासकार ने लिख दिया है कि ये सांस्कृतिक उपन्यास, इसका नायक ही संस्कृति है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिना नायक के कोई उपन्यास नहीं हो सकता। या तो पुरुष नायक होता है या नायिका होती है। यहाँ बहुत सारे 26 राजा है और मातृसत्तात्मक संस्कृति होने के नाते स्त्री राजा बनती है और उसका पति राज करता है। इसके बावजूद यूँ कह सकते हैं कि स्त्री नायिका हो सकती है, तो बेशक स्त्री ही नायिका है। वैसे राजनीति इसमें आती है क्योंकि अंग्रेजों से खासी समुदाय राजाओं की एक अच्छी खासी भिड़ंत होती है, संघर्ष होता है, मुठभेड़ होती है। अंग्रेज मारे जाते हैं, बहुत सारे खासी इसलिए मारे जाते हैं कि वो तीर धनुष से लड़ते हैं और वो बंदूक तोप गोलाबारी से लड़ते हैं। आखिर बिना हथियार के, परंपरागत हथियार से लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? जाहिर सी बात है कि आदिवासियों को हारना पड़ता है। लेकिन डायन जिसे कहते हैं, डायन यानी भूत प्रेत, ओझा, जादू करने वाले, भूत प्रेत उतारने वाले, हर आदिवासी कथाओं में डायन निश्चित रूप से आती है। ये अंधविश्वास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत जैसे देश में 21वीं सदी में भी अंधविश्वास इस तरह से है कि मंदिर मस्जिद यहाँ राजनेता रोज कर लेता है और लोग उसे ही वोट दे करके जिता देते हैं अंधविश्वास फैलाने वाले को। आदिवासियों में अंधविश्वास क्यों न कर होगा? क्योंकि राजा बलि चढ़ाते हैं और खासी समुदाय के आम आदमी भी बलि चढ़ाते हैं, मुर्गे की, बकरे की, भैंसे की, और यहाँ तक कि मानव बलि भी राजा इसलिए चढ़ा देता है कि राज अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करता है। तब डायन क्या होती है? हाल ही में बिहार में एक महिला को डायन कह करके मार दिया गया और इसके पीछे सीधी सीधी राजनीति ये होती है कि महिला के नाम से जो संपत्ति है उसको हड़प लिया जाए, डायन कह करके उसको मार काट करके गांव से भगा दिया जाए, दूर कर दिया जाए। चलिए, इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इतर होते हैं विषय से। रवीश कुमार ने एक वीडियो में खास करके एक अच्छे खासे लेखक का जिक्र किया, नरेंद्र दाभोलकर की किताबों के कई अंश पढ़ कर के बताए कि भूत जैसी कोई बात नहीं होती और भूत न होने के कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। भूत होने का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद फिल्में बनती है, भूत आते, भूत दिखाई देते हैं, दर्शक डरते हैं और दर्शक यही देख करके आकर्षित भी होते। राजस्थान के अलवर के पास एक किला, जिसे भूतों का किला कहते हैं, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। तो वहाँ भूत नहीं है, फिर भी लोगों में किंवदंती बनी हुई है, विश्वास बना हुआ है कि वहाँ भूत है। हर उस हवेली में जिसमें कोई नहीं रहता उसको भी भूत या हवेली कह दिया जाता है, भूत बंगला कह दिया जाता है। तो इस उपन्यास को मैं इसलिए महत्वपूर्ण कह सकता हूँ कि बहुतेरे उपन्यास जिसमें डायन को लेकर के चित्रण वर्णन होता है, लेकिन इस उपन्यास में जिस तरह से डायन का चरित्र चित्रण वर्णन हुआ है, बड़ी गहराई से
और जिस ऊंचाई तक वो पहुंचती है, इस नायिका का नाम है मोती मोती लिंगदोह। इसके अलावा भी स्त्री पात्र है जयंती, जो वहाँ की सीएम सद है, और वो सीएम सद से भी टक्कर लेती है। अलका है, जयंती है, और भी महिलाएं हैं जो गीत गाती है, नृत्य करती है। पूरा खासी समुदाय के पुरुष और स्त्रियां जंगल जाते हैं, शिकार करते हैं। तो जो नाम उभर के आते हैं, कोई एक से अधिक दर्जन भर पुरुष व महिलाएं पात्र है, अंग्रेज पात्र है, 3-4 बटालियन है, लेकिन 3-4 स्त्री पात्र है। अलका, जयंती, मोती लिंगदो। तो मोती लिंगदो यहाँ किस तरह से उभर करके आता है, मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये अंधविश्वास है, लोगों में डायन का डर भी होता है, और लोग डायन बना करके उसकी संपत्ति हड़पने का भी काम करते हैं। भारत में अंधविश्वासों का सदियों का इतिहास रहा है। आदिवासियों में ओझा, भूत प्रेत, डायन टोटका का प्रभाव रहा है, और बलि प्रथा पाई जाती है। इस उपन्यास में भी इसका अच्छा खासा वर्णन चित्रण हुआ है। हाल ही में बिहार में डायन कह करके जिस तरह से महिला को मारा गया है, ये प्रशासनिक कमी की ओर इशारा करता है। साहित्य में नजर डालते हैं तो कई उपन्यास, कहानियां, कथा साहित्य भरे पड़े हैं। अगर मेरी नज़र में देखूं तो जंगली फूल, मताई उपन्यासों में भी बलि व डायन का चित्रण हुआ है। रूप तिल्ली की कथा इस अर्थ में उल्लेखनीय है, और खास करके आदिवासी साहित्य में काम करने वाले शोधार्थी गौर करेंगे कि इस पक्ष को वो छोड़ नहीं सकते कि किस तरह से डायन आदिवासी समाज में एक प्रभावकारी भूमिका में होती है, और कई तरह से वो भूमिका निभाती है। लेकिन इस उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका इस अर्थ में है कि उसके साथ खासी समुदाय साथ होता है। जब अंग्रेज गांव में घुस करके नाप जोक करते हैं, तिरोत सिंह बाकायदा गांव गांव जाकर के राजाओं से मिलकर के कह देता है कि इन अंग्रेजों को अंदर घुसने मत देना, खसिया संस्कृति संकट में है, राजनीति संकट में है, ये राज हड़प लेंगे, फूट डालो और राज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद एकता नहीं होती, और हर गांव में घुस करके बुचानन नाम जोक करता है, नक्शा बना लेता है कि कहाँ से सड़क गुजरेगी, कहाँ से सेना और बटालियन आएगी, और किस तरह से हम खासी इन हिल्सों पर, हिल पहाड़ियों पर कब्जा करेंगे, राजाओं को कब्जे मिलेंगे। तब एकमात्र मोती लिंगदो अपने गांव में घुसने नहीं देती। सबसे पहले गांव में घुसते हैं बुचानन, उसके सामने वो रणचंडिका खड़ी हो जाती है, रणचंडिका बन करके। बुचानन भी एक बार सोच में पड़ जाता है कि ये बंदर बब की है, जब पुरुष ही गायब हो गए, बड़ी भीड़ जुटी है, लेकिन मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता हूँ रास्ता मिलता जाता है, और मैं अपना काम कर लेता हूँ, नक्शा बना लेता हूँ, रिपोर्ट भेज देता हूँ, गवर्नर को रिपोर्ट कर देता हूँ। आज भी मुझे रिपोर्ट करनी है, और ये महिला क्या कर मुझे रोक पाएगी। लेकिन मोती लिंगदो अड़ करके खड़ी हो जाती है। अब इसके बारे में जानिए कि आखिर ये क्या चीज़ है, किस खेत की मूली है। रूप तिल्ली की कथा में डायन का भी अहम भूमिका है।
बड़ी गंभीरता से, गहराई से इसका चित्रण मिलता है। यूँ कह दें कि डायन के विविध आयाम और रूप यहाँ दिखाई देंगे। वैसे डायन का नाम आते ही लोग डर जाते हैं, भूत प्रेत का याद हो आती है। संकट में गांव का निवारण भी करती है। अगर गांव संकट में पड़ता है, खास करके रूप तिल्ली की कथा में मोती बड़ी संकट मोचन बन करके आती है कई बार। हालांकि राजा भी उसका विरोध करता है, जाति से बाहर कर देता है, गांव से बाहर कर देता है, ये सब कुछ वो सहती है। समुदाय पर आने वाले संकट में वो छाती ठोक करके खड़ी हो जाती है। 56 इंच का सीना यहाँ किसी महिला का दिखाई देता है तो मोती लिंगदो का। रूप तिल्ली की कथा में अंग्रेजों का दबाव पड़ता है। अंग्रेजों के डर के सामने कोई नहीं आता, तब मोती किस तरह से सामने आती है और उपन्यास में उसका चित्रण जिस तरह से किया गया है, जिस शैली में किया गया है, जिस तरह के संवादों का उपयोग किया गया है, जिस तरह का प्रवेश बिड़ा गया है। कई गांव यहाँ आते हैं, 4-5 राजाओं का जिक्र होता है, राजा किस तरह से बलि चढ़ाता वगैरह वगैरह। ये पिछले वीडियो में आप देख सुन चुके हैं। तो इस तरह से मोती लिंगदो का आप समझ सकें, इसलिए मैं एक पैरा पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। पेज नंबर 152 पर है। 152 पेज नंबर पर आप देखिए, 153 पेज नंबर पर, कि मोती खेती बाड़ी करती है। जैसे हर खासी समुदाय के लोग, यहाँ तक कि राजा भी अपनी खेती बाड़ी करता है, और राजा की खेती बाड़ी में पूरा खासी समुदाय योगदान देता है। राजा हर एक के साथ सहयोग करेगा, लेकिन खेती बाड़ी में वो सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला है, और हर एक व्यक्ति के खेत में जाकर के काम करेगा तो ये संभव भी नहीं है, लेकिन वो गांव की रक्षा करके सहयोग करता है। तो यहाँ मोती लिंगदो भी खेती करती है, और एक दिन खेत से वो लौटती है तो उसका चित्र देखिए किस तरह से खींचा गया है कि वहाँ यानी गांव तक आते आते, यानी घर तक आते आते मोती पसीने से डूब गई। सांस इतनी तेज चलने लगी कि जैसे हाँप हाँप कर जान निकलने वाली हो। शायद उसकी रक्षा के लिए उसने सिर का वस्त्र उतार कर बाल बिखरा लिया और एक खास क्रम से पूरे बदन को कपा कपा कर हिलने लगी। देह की लय पर ही गले से एक अपरिचित ध्वनि निकालने लगी, जिससे जो पहले बेबस स्वर लक्षित होता था, धीरे धीरे क्रोध के भयानक विस्फोट में बदल गया। दिन का तीसरा पहर हो रहा था। जो लोग सुबह खेत की ओर गए थे या वे लौट रहे थे, दिन का तीसरा पहर हो रहा था। जो लोग सुबह खेत की ओर गए थे वे लौट रहे थे, जो नहीं गए थे वे अब जा रहे थे। रात भर जंगली जानवरों से उनकी रखवाली करने मोती की गर्जन पर वे सभी लोग पहले एक एक कर फिर झुंड झुंड में जुटने लगे। पहले लोग खड़े खड़े थोड़ी तिरछी आंखों से देखते रहे, फिर बैठकर सामान्य आंख से देखने लगे। उसका अभुआना और उछल कूद बढ़ता गया तो वे सहानुभूति से देखने लगे। वह बदन को ऐसे मरोड़ मरोड़ कर अभुआ रही थी कि लगता था कि एक एक कर नहीं, एक साथ ही सारी हड्डियाँ, चमड़ी और मांस को चीर कर बाहर आ जाएंगी, जैसे केंचुल से सांप बाहर आ जाता है। सांप का ख्याल आते ही लोग गंभीर हो गए। किसी एक सांप का बिंब सभी के मन में उभर आया। एक सांप की कहानी अलग है, इसके बारे में डिटेल में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में बात की जाएगी। अभी इतना ही कि मोती लिंगदो जब घर की तरफ जा रही होती है और लोग किस तरह से उसे देख करके वो जो असहज, अप्राकृतिक
शारीरिक क्रिया करने लगती, उससे लोग की भीड़ जुट जाती है और उसे देखने लगते हैं। जयंती बड़ पुजारिन है। जयंती राज करती है, उस इलाके की राजा है। लेकिन मोती लिंगदो की होड़ वो कैसे कर सकती है? वो सोचती है मोती लिंगदो अपनी तुलना बड़ पुजारिन या उस रानी से करती है जो जयंती है। एक ताकत उसके पास है राजनीतिक, और दूसरी ताकत मोती लिंगदो के पास है, जिसे गांव वाले डायन कहते हैं। वो कहती है भूत प्रेत मैं छुड़ाती हूँ, कहीं गांव में चोरी चबारी हुई तो उसका अता पता मैं बताती हूँ, मेरे पास ताकत है, लोग हारी बीमारी में मेरे पास आते। वो अपनी तुलना उस जयंती से करती है जो वहाँ की रानी है। और संयोग ये देखिए कि जब वो उसके कोई बच्चा बच्ची नहीं है, डाइन तभी कहलाती है। और कहा जाता है कि उसके 7 पति रह चुके और 26 पुरुषों ने उसका भोग किया है। लेकिन वो एक लावारिस बच्चे को, जिसका पिता मर गया, उसको गोद लेती है और इस प्रक्रिया का पूरा रीति रिवाज से बाकायदा जैसे वो गर्भवती होती है, पेट फूलता है और पेट में दर्द उठता है और बच्चा जैसे पैदा होता है, रीजा वैसे वैसे पैदा होता है, खाट के नीचे से निकलता है और उसे वो बेटा मानती है। रीजा, एक राजा ने उसे मित्री बना लिया, यानी डिंग दोह बना दिया। इस पर वो विचार करती है कि मेरा बेटा है, इसलिए लोग उसे डिंग दो नहीं कहते, बल्कि रीजा कहते हैं, इसलिए कि वो मेरा बेटा है। जबकि उस राजा ने जब उसको मित्री घोषित किया है तो उसे डिंग दो कहा जाना चाहिए। जयंती से वो क्यों कर तुलना करती है, ये देखिए, इससे आपकी बात समझ में आएगी। जयंती से उसको ईर्ष्या है, यूँ कहें कि उसके पास शक्ति है, इसलिए वो जयंती को उधेड़ देना चाहती है। ये उपन्यासकार के भी शब्द है और ऐसा अवसर आता है। मोती का, जैसे कि मैंने बताया, बाकायदा वैसे ही खेती करती है जैसे वहाँ का राजा और रानी भी खेती करती है। मोती लेकिन उस रानी से, जयंती से नहीं डरती। वो मानती है कि जयंती के पास सत्ता है, धन है, और जब कभी वो कुछ कहती है और जयंती कह देती है तो उस बात को लोग कबूल कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और वही बात जब वो कहती है तो उसे लोग नहीं मानते, इसलिए कि शक्ति उसके पास है। लेकिन उपन्यास में मोड़ इस तरह से आता है, और किसी अन्य स्त्री से तुलना करना, मुठभेड़ करना, इस उपन्यास में मोती के साथ जिस तरह से दिखाया गया है वो एक रोचक विषय हो जाता है। जो वो कहती है, अगर मोती कहती है तो लोग नहीं मानेंगे, अगर उसी बात को जयंती कहती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अगर वो सच भी कहती है तो नहीं माना जाएगा, वो जयंती गलत भी कहती है तो भी उसकी बात को वजन मान करके स्वीकार कर लिया जाता है। उसका भेद खोलती है। मोती का घर गांव के बाहर, जयंती के घर से आगे। मोती को किस तरह से बयार आती है, अबुआ कर बोलती है, इसका वर्णन भी उपन्यासकार ने कैसे किया है देखिए। और जयंती से मुठभेड़ कैसे होती है, ये एक रोचक विषय है। उसे एक जगह पर बयार आती है, अबुआ कर बोलती है। कैसे अबुआ कर बोलती है? उसके साथ ही मोती अपने गले से धीरे धीरे एक अति मंद स्वर निकालने लगी, कि जैसे वह स्वर गले से न निकलकर नाभि से निकल रहा हो। स्वर क्रम से बढ़ता गया, जैसे
दूध पिलाती सूरी किसी आसन्न विपदा को महसूस कर पहले धीरे धीरे गुर्राती है, फिर विपदा को सामने देखकर चारों पांव झटक झम से उठ खड़ी हो चिंगाड़ कर चढ़ दौड़ती है। उसी तरह मोती गर्जी, क्या गर्जी? यही कलंकनी है, यही हमारी कौन को खाएगी। जयंती की तरफ इशारा करके मोती दहाड़ मारती है। जयंती को लेकर के डायन घोषित की गई मोती इस तरह से बोल देती है और जनमत गांव का उसके साथ उठ खड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे की कहानी यह है कि राजा से मिलने के लिए रालिंसन आता है और शिकार पर राजा को उसके साथ जाना होता है। राजा नहीं जा पाता तो राजा अपनी रानी जयंती को भेज देता है। जयंती अंग्रेज ललुआ के साथ जाती है शिकार पर और एक दिन उसी से पेट रह जाता है। ये सबको पता चल जाता है। खासी समुदाय में स्त्री, कंवारी स्त्री के बच्चा हो सकता है, इसको बुरा भी नहीं माना जाता, इसको लेकर के सवाल भी नहीं उठता। लेकिन जयंती अपने राजा से नहीं, जयंती एक अंग्रेज से गर्भवती होती है और ये बात खुल करके सामने आ जाती है तब जब मोती ये कहती है कि इसके पेट में पल रहा बच्चा खांसी का नहीं है, इसलिए कौम पर संकट आने वाला है और इस संकट पे आने में जिसकी भूमिका है वो जयंती की है, जिसे तुम लोग रानी कहते हो। इस तरह से उसमें उन्माद बढ़ता गया। जिस तरह से मोती के सिर से भूत भगाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, वो जयंती को बुला कर के लाते हैं और जयंती वहां आकर के उसके सिर पर हाथ रखती है, तब वह दहाड़ करके ये बोल देती है। जयंती का हाथ सिर पर है और वो जयंती के लिए क्या कह देती है वो देखिए कि लोग हक्का बक्का रह गए। पहले मोती का, फिर जयंती का, फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसके पहले कि वे कुछ समझ पाते, मोती चिंगाड़ी इसकी कोख में ललमुआ का बीज पल रहा है, वही खसिया कौम का नाश करेगा। जयंती एक अनापेक्षित लाश से गड़ गई। स्त्री की स्वाभाविक लाश से लोग कुछ समझ नहीं पाए। खासियों में तब कुमारी मातृत्व कोई अजूबी बात भी न थी। संतानोत्पत्ति के बाद भी विवाह होता था, संतान को जायज माना जाता था। माना कि जयंती कौम की मुख्य पुजारी थी, नायिका थी, उसे दूसरों की तुलना में अधिक संतुलित आचरण का दरकार था। कोई भी ऐसे ऊंच नीच बात नहीं कह सकता, लेकिन मोती ऐसा सवाल उठा देती है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि कौम के नियम उस पर लागू न हो, तब इसमें बयार बैठने की क्या बात है। लेकिन मोती बार बार कौम के विनाश की बात कह रही है। लोग इस बात को समझते हैं, इससे लोगों के कान खड़े हो गए। लोगों ने अनुनय से, विनय से, आग्रह से, वादा से उसे समझाया कि यह समूचे कौम की बात है, इसे कौमी पंचायत में उठाया जाएगा। अभी बयार अपनी पूजा ले और जाए। बयार यानी भूत प्रेत, उसके अंदर जो बयार आई है यानी भूत का साया होना। पूजा सुअर पर तय हुआ, जिस दिन चढ़ेगा उसी दिन पंचायत होगी उसके मांस के साथ। तब कहीं बयार ने शरीर छोड़ा, यानी बलि चढ़ाना। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सुना कि यहाँ
कदम कदम पर बलि दी जाती है, बात बात पर बलि दी जाती है। अगर डायन पर भूत सवार हुआ है, बयार आई है, तो उसे जब ये कह दिया जाता है कि सूअर की बलि दी जाएगी और वो बयार उतर जाती है, लेकिन ये बात दूर तक जाती है। अब देखिए किस तरह लोगों पर मोती लिंगदो का असर होता है। मोती लिंगदो जयंती को उधेड़ देना चाहती है। कारण क्योंकि वो शक्ति संपन्न है, देवीय शक्ति है। वो ये उसकी आकांक्षा रही है शुरू से, बचपन से। कैसे, ये समझिए। पृष्ठभूमि देखिए मोती की। मोती के सिर से भूत भगाने के उपाय किए जाते हैं, लेकिन लोग नहीं कर पाते। तब वहाँ की शक्तिशाली महिला जयंती को बुलाया जाता है और जयंती उसके सिर पर हाथ भी रख देती है, इस आत्मविश्वास से कि उसका असर होगा। लेकिन यहाँ पर जयंती पर ही भारी पड़ गया। जयंती की वो जो सूअर की बलि दी जाएगी, और सूअर भी यहाँ मोती लिंग दो देती है। लोग भोज में जब सभी लोग आए, चर्चा चलती है, चर्चा करते हैं, तो रिजा की माँ की चर्चा होती है। सूअर किसने दिया? रिजा की माँ मोती ने दिया। चावल कौन देती है? बोली मोती ने दिया। इस तरह से उस समाज में ये जो भोज हो रहा है, मोती के चलते हो रहा है, मोती के घर पर हो रहा है। गांव भर वहाँ आया है। जयंती को भी आना था, लेकिन जयंती आए ना आए उसकी मर्जी, क्योंकि वो रानी है, सद है वहाँ की। लेकिन भोज में जो लोग भोज कर रहे हैं, घूम फिर करके जयंती की चर्चा होती है। और हाल ही में मोती ने जो कहा है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा इस कौम का नाश करने वाला है, ये बात लोगों के अंदर बैठ जाती है और वो चर्चा करने लगते हैं। जातीय विपत्ति की रक्षा राजा करता है और वो रानी करती है। इसीलिए दौड़ करके वो मोती के पास भी आती है, लेकिन जयंती की भोज में आए ना आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ललमुआ से संबंध गांठ करके पेट में पलने वाला बच्चा खांसी का नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और इस शर्म की बात को कोई दूसरा कह नहीं सकता, पुरुष नहीं कह सकता, वहाँ का आम आदमी नहीं कह सकता, कोई आम महिला नहीं कह सकती। लेकिन मोती लिंगदो ने जब ये बात कह दी तो लोगों के अंदर चली जाती है। मोती ताकतवर कैसे हुई? जैसा कि बताया जाए कि 7 लोगों की पत्नी रह चुकी है और 30 की भोग्या रह चुकी है, और जाति पर संकट की बात करती है और कहती है कि ऐसे ही अगर होता रहा, ऐसे ही ललमुए आते रहे और खासी युवतियों का भोग करते रहे, पेट में बच्चा देते रहे, तो हम वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर पर लेकर के वहाँ बहस होती है, लेकिन मोती की बात को यहाँ कोई नहीं काट पाता। जब जोर राय बलि देता है या जोर राय पर जब संकट आता है कि उसके बच्चे बीमार हो रहे हैं, उसकी खेती बाड़ी नहीं हो रही है, तब मोती के पास आता है। मोती पर बात छोड़ दी जाती है। वो कहता है कि तुम अन्न छोड़ दो, वस्त्र छोड़ दो, हथियार छोड़ दो और खार देश में जाकर के बस जाओ, अगर तुम्हारे यहाँ निर्वाह नहीं हो रहा तो। और जयंती फिर अंत में वो जयंती के पास जाता है, लेकिन जयंती से भी उसे ज़्यादा कुछ खास सलाह नहीं मिलती। फिर वो मोती के पास आता। मोती कहता है कि तुम्हें बलि देनी होगी। जोर राय को बलि की जो सलाह दी जाती है, तब वो राफ ताप के बालों को काटता है, उसका खून लेता है और खून से सर्प पूजा करता है। इस तरह से वो
सांप की तरह मरोड़े खा खा करके जब रावता मरता है, तब लोगों को पता चल जाता है किसी ने सिर्फ थेलेन की पूजा की है और ये बलि चढ़ाई है। तब से जोर राय का डर बैठ जाता है। लेकिन जोर राय को ये सलाह देने वाली मोती लिंगदो होती है। मोती बलि के लिए कहती है और बलि दी जाती है रावतार की। एक और दबाइल सिंह, जिसकी बलि राजा देता है। ये बात हम दूसरे वीडियो में कह चुके हैं। सीएम से सामना होता है। वो ये भी बात कहती है, मोती लिंगदो डायन जिसे घोषित कैसे किया गया, ये इसको भी सुन लीजिए। पुजारी पुरोहितों का काम वंशानुगत नहीं होना चाहिए, जिसमें योग्यता हो। चूंकि वो पुजारी पुरोहित बनना चाहती है और उसे डायन घोषित कर दिया जाता है। राजा भी डायन घोषित करके उसे गांव से बाहर, जाति से बाहर कर देता है। जब उसे जाति से बाहर किया जाता है तो वो राजा से भी चिढ़ जाती है, रानी से भी। वो रानी से बदला इस तरह से लेती है जब उसे अवसर मिलता है। वो कहती है कि जहाँ भी उसे पता चलता है अब कि देवी कृपा से ओतप्रोत कोई व्यक्ति, कोई महिला मिले, तो उससे वो देवी कृपा हासिल करना चाहती है। उसका पिता उसे कई गांव दूर ले जा करके 7 किलोमीटर चल करके ले जाता है, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, और उस घर के सामने ले जा करके रख देता है जहाँ देवी कृपा है। वहीं उसी पानी से वो उसका मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, 2 दिन वहाँ ठहरते हैं। तब मोती पहले दिन बिना डरे, जो अबुआ का बोल रहा था, लोग डर रहे थे, लेकिन मोती नहीं डरती। दूसरे दिन उस पर देवी कृपा होती है। इस तरह से वो सीएम का सामना कैसे करती है। एक दिन वो जंगल में जाती है और भालू से सामना हो जाता है। भालू से सामना कैसा हुआ कि उसे भूख लगी, जंगल जंगल भटक रही थी। एक पेड़ पर उसकी निगाह गई कि वहाँ मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा है, और आदिवासी बड़े माहिर होते हैं, मधुमक्खी उड़ा करके उसमें से शहद निकाल लेना, शहद पी करके पेट भर लेना। उसने देखा कि बड़ा अच्छा है कि शहद पी लिया जाए। मधुमक्खी के पास पहुंचती है, वहाँ देखती है कि कंबल वहाँ लगा हुआ है। कंबल को वो अपने पर ओढ़ने का प्रयास करती है और देखती है कि कंबल नहीं, ये तो भालू है। भालू भी यहाँ शहद पीने के लिए आया हुआ है। ये देख करके उसके हाथ पैर बरबरा करके नीचे गिरती है और भालू उसे घसीट करके एक गुफा में ले जाता है। उसकी चमड़ी को चाटता है, जिससे उसके मुख पर चमड़ी उधड़ जाती है। जिस तरह से माता आती है उस तरह से उसका चेहरा हो जाता है, और लोगों से आकर के वो ये बात बताती। लोग उसकी बात सुनते। ये बात सीएम सद तक पहुंचती है। सीएम ये बात सुन करके उससे डायन घोषित कर देते हैं। गाँव में कोई बीमार पड़ा, मोती का नाम आएगा और मोती को जाति बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से मोती सीएम से, उस राजा से नाराज हो जाती है, और इस तरह से वो राजा से भी बदला लेती है, रानी से ईर्ष्या करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि डायन को यहाँ खासी समुदाय में, खास करके खिर्रिम गांव के डायन है। खिर्रिम गांव का ये राजा सीएम है। सीएम सख्त नाराज हो जाता है उसके इस बातों को सुन करके, लेकिन लोग उससे डर करके बीमार भी होते हैं। वो जादू टोना करती है, भूत उतारती है, हर संकट में सामने होती है।
जयंती से बदला लेती है कह करके कि इसके पेट में पल रहा बच्चा खांसी का नहीं है, इसलिए सीएम सद नहीं रहेगी। अब देखिए आप, वो कहती है कि बहन की बड़ी बेटी, इसकी बहन की बड़ी बेटी पृथ्वी को सीएम सद का पद दिया जाए। इस तरह से सीएम पद पर उसकी बड़ी बहन का नाम लेने वाली, प्रस्तावित करने वाली मोती लिंगदो होती है। और राजा का भी पद से हटाने का फरमान दे देती है जब राजा निर्णय नहीं ले पाता। किस बात का? आदिवासियों में अंधविश्वास है, भारत में सदियों से अंधविश्वास रहा है। और यहाँ पर जब बलि दी जाती है तो जोर राय जब बलि दे देता है मनुष्य की, तो इसके खिलाफ जब आवाज उठती है, वो राजा के पास जाता है, लेकिन राजा जोर राय को किसी तरह का दंड देने के बजाय बलि दी जाती जोर राय के तहत उसे वो दंडनीय नहीं मानता, धार्मिक कृत्य कहता है। तब डायन घोषित की गई महिला मोती लिंगदो कहती है और फैसला देती है, वो फैसला देती है कि जोर राय को खाडर मारबो जाने का फैसला देती है। खाडर मारबो में वो लोग रहते हैं जो खासी समुदाय से दंडित होते हैं, अपराधी होते हैं, और जोर राय को ये फैसला मानना पड़ता है। इस तरह से वो राजा के लिए अंतिम वाक्य कहती है कि राजा अगर सही फैसले नहीं करता है तो राजा को भी हम चुनते हैं, इस राजा को हटाने का फैसला भी हमारा हो सकता है। क्योंकि खासी समुदाय में लोग ही राजा चुनते हैं, इसे हटाने का फरमान हम दे सकते हैं एक होकर के। तो मोती लिंगदो जब ये बात कहती है और कहती है कि इधर तो कई सालों से राजा वंशानुगत जैसे होता है वैसे होता चला रहा है, हटाने का हमारा पावर है, लेकिन हमने उपयोग नहीं किया तो अब किया जा सकता है। इस तरह से और अंतिम बात, सारे 26 राजा जो काम नहीं कर सके और खासी समुदाय के कोई युवा युवती नहीं कर सके, जब बुचानन नक्शा बनाता है गांव गांव का कि कहाँ से सड़क निकलेगी, कहाँ से बटालियन आएगी, किस तरह से हम कब्जा करेंगे, इन राजाओं को हराएंगे, विद्रोह जहाँ होगा उसको दबाएंगे। तो मोती लिंगदो खिर्रिम गांव में जब वो आता है, सभी गांव में पहुंच गया, मुठभेड़ें हुई, लेकिन जो जो वो आगे बढ़ता 20 लठैतों के साथ लोग बिखरे बिखरे खड़े होते हैं, तीर धनुष चलाते हैं, वो बंदूकें लेके खड़े हैं, लोग रास्ता दे देते हैं। इसी तरह से खिर्रिम गांव आकर के जब मोती लिंगदो से सामना होता है, तब बुचानन को यह आत्मविश्वास था कि जिस तरह से अन्य गांवों में मेरे को रास्ता मिला है, बेशक यहाँ भीड़ है, भीड़ बढ़ रही है, तीर भी चल जाते हैं बीच बीच में, लेकिन ये महिला कब तक अड़ी रहेगी। वो आगे बढ़ता है, महिला थोड़ी सी पीछे हट जाती है, बुचानन आगे बढ़ता है, महिला पीछे हटती है, महिला एक कहती जाती है अब आगे नहीं बढ़ोगे। इसी समय दूर से एक तीर चलता है और बुचानन के लगता है, बुचानन नीचे गिरता है और लोगों की भीड़ उस पर चढ़ जाती है, बुचानन प्राण त्याग देता है। किसने तीर चलाया ये तो पता चलेगा खोजबीन करने के बाद, लेकिन सामने मोती लिंगदो थी, इसलिए उसे पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता। और मोती लिंगदो खासी समुदाय में और उन राजाओं के बीच देवी रूप में स्वीकार कर ली जाती है।
क्योंकि उसने उन अंग्रेजों से मुकाबला किया जिससे न राजा कर सके न युवा कर सके। वो हर गांव में घुसते चले गए, गांव वाले रोक न सके। वो खर्रे में जब वो आए और मोती लिंगदो ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, कह दिया कि मैं गिर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी, लेकिन हटूंगी नहीं। और वो हटी नहीं। उसी समय तीर का लगना, मोती लिंगदो ने रास्ता नहीं दिया। और जब वो जेल में होती है तब जन समर्थन उसे इस कदर मिलता है कि उसे जेल से भी बाहर निकाल लिया जाता, इसलिए कि उसके नाम पर अब हर गांव में तूती बोलने लगी थी कि अंग्रेजों को किसने रोका, मोती लिंगदो ने रोका। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ डाइन का जो रूप निकल करके आया, परिष्कृत रूप से आया, इससे एक अंधविश्वास पर चोट लगती है कि कोई महिला डायन नहीं होती। ये अंधविश्वास है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि रवीश कुमार का वीडियो अभी 2 दिन पहले मैंने सुना और उन्होंने लंबा चौड़ा नरेंद्र दाभोलकर की पुस्तक से हवाला दे दे करके बताया कि इतने पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे भी भूतों में विश्वास करते हैं। कुंभलगढ़ और ऐसे बहुत सारे गढ़ किले हैं जहां भूतों का डेरा माना जाता है, हवेलियों को कहा जाता है। तो रवीश कुमार ने जैसा बताया उस पुस्तक के माध्यम से कि भूत प्रेत नहीं होते, दाभोलकर के उदाहरण दे देकर के बताया गया। आदिवासी समाजों में इतनी शिक्षा नहीं है, लेकिन उसे डाइन घोषित किया जाता है। लेकिन वो डाइन किस तरह से समाज के लिए, खासी समुदाय के लिए काम करती है और खासी समुदाय उसके साथ खड़ा होता है, दो बातों को लेकर के कि खासी युवकों से युवतियां गर्भवती होती रहे, कुंवारी होती रहे, फिर भी उनकी शादी होती, शादी पर कोई रोक टोक नहीं है। ये एक तरह का आधुनिकता बोध आदिवासियों में पाया जाता है। लिव इन रिलेशन आज बम्बई में, दिल्ली में, यूरोपियन कंट्रियों में जो होता था, आज भारत के महानगरों में भी लिव इन रिलेशन में युवक युवतियां रह रहे हैं। आदिवासियों में उसे लिव इन रिलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी से भी बच्चा हो गया, फिर भी उसकी शादी अगर दूसरे तीसरे से भी होती है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसी में आधुनिकता कह सकते हैं। ये बहुत आगे की सोच उनकी कहलाएगी। अंधविश्वास तो पूरे देश भर में, कथित ब्राह्मणों में भी पाया जाता है। तो उन जंगल में रहने वालों में अंधविश्वास हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मोती लिंगदो लगातार खासी समुदाय के लिए उठ खड़ी होती है। बेशक महिलागत ईर्ष्या जयंती को लेकर के यहाँ दिखाई जाती है, लेकिन उसमें वो जातीयता का पुट जिस तरह से दिया जाता है, उपन्यासकार जिस तरह से बात रखते हैं और अंग्रेजों का सामना वो जिस तरह से करती है, भगत सिंह की तरह प्राण चले जाएंगे, फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों का मुकाबला किया जाएगा। तो ये उपन्यास जो डायन पर समग्र रूप से उपन्यास के बारे में आप सुन रहे हैं, आपकी क्या राय है उपन्यास को सुन करके? और इसे इसलिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अंधविश्वास का गढ़ भारत और आदिवासी समुदाय, ये उपन्यास वहाँ तक पहुँचे। डायन कोई नहीं होती, समाज अपने स्वार्थ के लिए बनाता है, बना दी जाती है। कोई महिला डायन नहीं होती। ये डायन होकर के भी समाज के साथ खड़ी होती है, कंधा से कंधा मिलाकर। अंग्रेज जब गांव में घुसते हैं, घुसते चले जाते हैं, लेकिन इस गांव में मोती सामना करती है।
मरने के हद तक, और वो अंग्रेज बुचानन डर जाता है, लेकिन उसे उस ताकत का स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास से पड़ता है और वो घटना घटती है कि बुचानन को वहाँ मृत्यु मिलती है। डायन यहाँ देवी रूप में स्वीकार कर ली जाती है। धन्यवाद।